आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। क्या आप जॉब से परेशान हैं? क्या आपको सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग चाहिए? जॉब से आजादी चाहिए? स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ है, जॉब से रिटायर्ड है? आज ही ज्वाइन करें पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी, गाइडेड बाय TA खान सर, 2nd फ्लोर, अनाबिया प्लाजा, श्री साई स्वीट्स के ऊपर, सिसवन ढाला, सिवान। मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर है 9199500779। का प्रयास केंद्र सरकार ने किया है, तो भाई अब आप हमारे पास संसाधन मिल गया है। केंद्र में भी अपनी सरकार है, राज्य में भी अपनी सरकार है। अब आवश्यकता क्या है? भाई इसको जल्दी जो है जमीन पर अमली जामा पहनाया जाए। देखिए, इस बात को मैंने कल भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि आज देश में प्रधानमंत्री जी की सोच क्या है। बार बार इस बात को कह रहे हैं, भाई 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो भारत विकसित राष्ट्र तभी बनेगा ना जब सभी प्रदेश विकसित हो जाए, और सभी प्रदेश विकसित तब होंगे जब उस प्रदेश के सभी गांव विकसित हो जाए। और आज देखिए कि प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में 1,82,000 है, मैं बार बार कहता हूँ इसको। और जब 2047 में जो विकसित राष्ट्र बनेगा तो विकसित राष्ट्रों की जो आमदनी होती है प्रति व्यक्ति वो करीब करीब 15 लाख होनी चाहिए। तो ज़रा देखिए बिहार के पास चुनौती क्या है कि भाई आपका 54,000 प्रति व्यक्ति आय है, इसको ले जाना है 15 लाख, 30 गुना प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए निवेश की आवश्यकता होगी, रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता होगी, नए उद्योग धंधे लगाने की आवश्यकता होगी, जो हमारा शहरीकरण है उसको बढ़ाने की आवश्यकता होगी। आप देखते हैं बिहार में शहरीकरण सबसे कम हुआ था। पिछला सेंसस में मात्र 13% था, जो कि राष्ट्रीय औसत 32% था। शहरीकरण होता है तो हमारा लोगों को रोजगार बढ़ता है। तो जब हमको 30 गुना अपनी आमदनी को हमारे लोगों के लिए बढ़ाने हैं तो बिहार में अगले 23 साल बहुत काम करनी है। सर, सीवान पहुंचे हैं, सीवान के स्थानीय मुद्दे बहुत सारे हैं। केंद्र में सरकार है, बिहार में भी सरकार आप ही की है। सीवान में एक फ्लाईओवर की मांग जो है काफ़ी ज़माने से चली आ रही है, उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। MP का इलेक्शन निकल गया, अब विधानसभा का इलेक्शन आना है, क्या कुछ होना है सर? देखिए, एक बात मैं बता दूँ, देखिए हर एक ज़िले में उस ज़िले की समस्या को देखते हुए मांग करते हैं। और रेलवे मंत्रालय जो है फ्लाईओवर बनाने के मामले में बहुत ही उदार है आज की तारीख। और अगर आप देखिएगा पूरे सूबे में घूमिएगा तो बहुत सारे नए फ्लाईओवर्स का निर्माण हुआ है। अब आपका एक फ्लाईओवर का मामला है, मेरी संज्ञान में नहीं है, मैं देखूंगा सोच के। देखिए होता क्या है ना कि फ्लाईओवर क्यों बनाया जाए? नहीं सर, चूंकि कई इलेक्शंस में यही मुद्दा रहता है। नहीं, देखिए बीजेपी कहती है कि हम बनवा रहे हैं। देखिए वो वादा की बात नहीं। देखिए मैं बता रहा हूँ कि भाई आज की तारीख में फ्लाईओवर बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। अब तो रेल का बजट अलग से नहीं प्रस्तुत होता है, लेकिन अगर आप पहले देखते थे केंद्र सरकार की ये मंशा है कि जितने हमारे क्रॉसिंग है ना वो सब बंद होने चाहिए। क्योंकि खतरा रेलवे का भी रहता है ना, उनके ट्रैक को खतरा रहता है, उनके कोचेज को खतरा रहता है। तो रेलवे की प्राथमिकता है। अब किस कारण से नहीं हुआ हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हम पता कर लेंगे। और आगे आने वाले समय में मैंने बताया ना कि ये तो केंद्र सरकार की घोषणा है कि हम कोई भी जो क्रॉसिंग है इस प्रकार के शहर में, उसको हम सब लोगों को जो है निश्चित रूप से इस प्रकार की व्यवस्था कर देंगे कि भाई उससे जो है लोगों को ट्रैफिक की जात से निजात। एक बड़ी समस्या सर सीवान की और भी है। सीवान में ट्रॉमा सेंटर नहीं है। सदर अस्पताल में पेशेंट आते हैं, हमने कई बार लाइव चलाया है। पिछले 2 साल से लगातार हम इस आवाज़ को उठाते रहे हैं कि इतनी बड़ी आबादी और देश इतना विकसित हो गया है, फिर भी एक ट्रॉमा सेंटर के लिए हम जूझ रहे हैं, जबकि आपके खुद सीवान जिला के स्वास्थ्य मंत्री हैं। आप जब आते हैं उनसे पूछ लीजिए ना भाई, जब खुद ही स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के हैं तो कहिए कि भाई सीवान के साथ क्यों अनदेखी की जा रही है। ट्रॉमा आपका कहना सही। देखिए आजकल क्या होता है ना, भाई रोड हैं, सब चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जहाँ उसमें ट्रॉमेटिक उसमें रहता है। तो वो ट्रॉमा सेंटर आजकल बहुत जगह है। और आप जो कह रहे हैं बिल्कुल जायज़ बात है और यहीं के सही बात है।
आदरणीय मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, हम भी चर्चा करेंगे उनसे, लेकिन आप लोग इस बात को रखें। अच्छा सर, आप ही के सरकार में बहुत सारे पुल का निर्माण हुआ है और आप ही के सरकार में पुल ध्वस्त भी हो गया। तो मैंने तो इस पर एक बार नहीं जी, कई बार मैंने कहा। देखिए ये जो है, वैसे सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि कोई अच्छा चीज़ है, लेकिन ये जरा सोचिए कि जो पुल ध्वस्त हुआ वो कोई साधारण समझिए घटना नहीं है, उसमें करोड़ों तो खर्च हुए, वो अलग इशू है, लेकिन सबसे बड़ा जो ध्वस्त हुआ ना, वो ध्वस्त हुआ आदमी का विश्वास, लोगों का विश्वास। लोगों को लगता है कि ये पुल बना है 100 साल चलेगा, 150 साल चलेगा, और पुल ध्वस्त हो जाए तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है, और ये उचित नहीं है। तो मैंने कई बार इस मुद्दे पर मैंने कई जगह बात की थी कि इसमें देखिए स्पष्टता से जिम्मेवारी निर्धारित होनी चाहिए और 3 तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। जो उसमें इन्वॉल्व रहे, डिजाइन से लेकर करके कंस्ट्रक्शन तक, चाहे वो सरकारी कर्मी हो, ठेकेदार हो, जो भी हो, सब पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जो विभागीय कार्रवाई करते हो तो करते ही हैं, रिकवरी होनी चाहिए उसकी, और ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये समझिए इसमें आपराधिक एंगल भी है, तो इन पर जो है क्रिमिनल एंगल से भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में लोग जब पुलों का निर्माण करें तो सचेत रहें डिज़ाइन बनाने में, उसमें जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगा है वो क्वालिटी का हो, उसकी जो मॉनिटरिंग होती है वो लोग देखभाल करें। पता चला कि देखने के लिए चीफ इंजीनियर है, अब मौके पर उसको मेट के आगे कहीं कोई आता नहीं। सर सरकार में आप हैं तो आप किससे डिमांड कर रहे हैं? हम डिमांड सरकार से कर रहे हैं, और किससे डिमांड करेंगे? अरे किसी क्यों नहीं किया? हम थोड़ी सरकार हैं, जैसा कि आप, अरे तो मैं तो बता, तो मेरा काम डिमांड ही करना है ना जी, हमको निर्णय लेना है। बताओ, हम तो निर्णय, हम तो साफ, हम तो सरकार को करें 3 काम करना है। सर इसके लिए आपने कभी कोई प्रदर्शन प्रेस, किया? हम क्यों प्रदर्शन करेंगे जी? सरकार के खिलाफ हम प्रदर्शन करें? हमारा काम है आपके माध्यम से बताना। सर बिहार में अपराध जो है काफी बढ़ गया है। हाँ, ये जो यात्रा है आपकी निजी है या राजनीतिक है? ये यात्रा नहीं है जी, ये कहाँ से आपको किसने बता दिया यात्रा है? जी नहीं, जो ये भ्रमण हो रहा जी हाँ, है, तो यात्रा, ये निजी क्या होता है जी? मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ, ये कोई निजी यात्रा क्या होता है? मैं किसी की शादी भी तो मैं अटेंड करने नहीं आया हूँ ना। सवाल यही यार, आप ये चूंकि सवाल ये उठता है कि चूंकि आप आए नहीं थे किसी कार्यक्रम में, तो आप देखते कि मैंने संवाद में क्या क्या कहा है। मैं आया हूँ इसलिए संवाद करने के लिए, जैसे आप ही लोगों ने चला रखा कि आरसीपी सिंह गायब है, आरसीपी सिंह लापता हो। अरे भाजपा का एक वरीय नेता, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं बता। अच्छा, भाजपा का एक वरीय नेता, उसका आपको काम नहीं है क्या? जिला, अरे उनका काम नहीं है क्या उन लोगों के पास? मैं देखिए मेरा अपना एक, मेरी एक नहीं पहचान है, मैं नहीं भाई, मैं सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ, आना नहीं आना उनका काम है जी। बाकी ऐसा तो है नहीं कि मैं जो काम कर रहा हूँ कोई भाजपा खिलाफ वाली बात है क्या? देश में जो काम हो रहा है उसको मैं बताना मेरा काम। सर अंदरूनी आज दिख रहा है क्या? आप पे जितनी क्षमता है, हाँ, उस क्षमता का शायद उपयोग भाजपा नहीं कर ये आप सोच, ऐसा लगता अरे है जी नहीं, आपके लोगों को। ये सोच गलत है। देखिए मैं बता दूं आपको, क्योंकि 5-6 महीना मैं दिल्ली में था, दिल्ली में सारे राष्ट्रीय नेता आते, मेरी बातचीत उनसे होती। अब मैं चूंकि आ गया तो मैंने सोचा मैं चलूँ जरा बिहार में, लोग सब जगह कह रहे हैं गायब है, तो मैं जब जा रहा हूँ अब देखिएगा ना सब जगह मैं नहीं सर, कहा जा रहा है कि आपको केंद्र की तरफ से थोपा गया है, बिहार के लोग जो है वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी लोगों में ये आपकी सोच, संशय है। ये आपकी सोच है सर एक और सोच आपकी। सवाल, हाँ एक सवाल। हाँ, क्या ऐसा लगता है कि दोस्ती की कीमत आप चुका रहे हैं? मैं किसकी दोस्ती की कीमत चुकाऊँ? जब आप किसी के थे तो सत्ता के शीर्ष पर थे, आज आज आम जन नहीं अच्छा लगता, आम जन नहीं। सुनिए, मैं सत्ता के शीर्ष पर कभी नहीं था। देखिए ये जो वाक्य है नहीं, गलत है। सत्ता में बिहार में नीतीश बाबू थे, मैं उनका एक सहयोगी था, जरा समझिए। तो मैं शीर्ष पर मैं नहीं था, शीर्ष पर नीतीश बाबू थे। हाँ, ये जरूर था कि मैं केंद्र में भी मंत्री था, उस पार्टी के कोटे से मैं एक मंत्री था। तो देखिए मेरी जो अपनी हैसियत है वो तो ख़त्म नहीं हो गई ना जी। मैं आज हमारा 42 साल का अनुभव है, मैं 82 से हूँ पब्लिक लाइफ में, 82 से मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, और मेरा अभी भी करियर है, आप जानते हैं। तो हमारा क्या दायित्व बनता है कि भाई हमारा भी एक दायित्व बनता है। ठीक है, मेरा पहले IAS में काडर उत्तर प्रदेश था, लेकिन मैं बिहार में 2010 से हूँ। तो जब बिहार में मैं हूँ तो बिहार की हमारी जितनी भी बातें, जिस चीज़ को मैं समझता हूँ, निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सबसे बढ़िया समझता हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं बहुत चीज़ों को समझता हूँ। और इसके लिए ज़रूरी है नहीं कि भाई देखिए सिर्फ रोने गाने से तो होगा नहीं,
मैंने बताया ना कि प्रधानमंत्री जिस बात को मैं क्यों कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार को विकसित देश को विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक, और आपने देखा जो मानक है कि प्रति व्यक्ति आय 15 लाख होना चाहिए, और बिहार में हमारा सिर्फ आज 54,000 है, 23 साल बाकी है। तो भाई इस तरह की पूंजी निवेश करने पड़ेंगे, इस तरह का शहरीकरण करना पड़ेगा, इस तरह के उद्योग धंधे लगाने पड़ेंगे कि 30 गुना आपको जो है अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी लोगों को। ये साधारण चैलेंज नहीं है। नहीं तो आप जरा सोचिए कि 2047 में भारत की औसत आय 15 लाख होगी, अब बिहार की 3 लाख होगी, तो क्या होगा जी, क्या लोग कहेंगे। तो इसलिए देखिए इस चीज़ के लिए सरकार को भी बताना होता है, जो हमारे पार्टी कार्यकर्ता हैं उनको भी समझाना पड़ता है, जनता को भी बताना पड़ता है कि भाई सामने जो आप सोच रखते हैं, जो संकल्प रखते हैं, उसके लिए काम करने के लिए एक पृष्ठभूमि भी तैयार करें। अच्छा सर, एक सवाल, जितनी ऊर्जा आप में है शायद उतनी ऊर्जा का उपयोग सरकार नहीं कर रही है, कोई सा आपको नहीं मिल रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से ये सवाल आपसे जरूर, बोलिए। जितनी ऊर्जा आप में है, जितनी कार्य क्षमता आप में है, शायद सरकार उसका उपयोग नहीं कर पा रही। ये देखिए आज सुनिए, समर्थकों में ये सुनिए, मेरी जो ऊर्जा है मेरे लिए, और मैं अपनी ऊर्जा, हाँ वही, मैं अपनी ऊर्जा कैसे हमारे साथ जो लोग रहते हैं उनका विकास हो। आप जरा सोचिए, हम जिस बात को आज कह रहे हैं आपके माध्यम से, कोई बोलता है क्या? तो ये तो है, हमारी ऊर्जा का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा? डरते हैं। अरे हम डरते, कोई भाजपा का वरीय नेता, अरे देखिए जिला स्तर का नेता इसमें शामिल नहीं है। राजनीति में डर से कुछ होता है? राजनीति में जो डर गया वो मर गया जी, ये मैं बता दूं आपको। डरिएगा तो राजनीति नहीं कर सकते श्रीमान जी, तो फिर घर में बैठ जाइए। तो सर कारण और स्पष्ट कर दीजिए ना कि आखिर बीजेपी के जो लोग हैं वो क्यों नहीं आपके आप साथ? बीजेपी, अरे आप चीज को समझते हो, बीजेपी बार बार कर रहे हो, बीजेपी का नेता हूं ना जी, तो क्या चाहते हो? मैंने आपका क्या चाहने का जरा बताइए ना। आपको जो बाकी लोग हैं वो आपके सहयोग में होते हैं, हमारे सहयोग में कौन है आपको क्या पता? जरा बता दो हमको, थोड़ा पता है क्या बीजेपी के बारे में? क्योंकि फ्रंट पे कोई नहीं दिख रहा है। तो फ्रंट पर कौन आएगा यहाँ पर? सवाल हो रहा था शादी को, जब हम हैं फ्रंट पर, तो फ्रंट पर कौन आएगा जी? बता दो हमको जरा। आप जो बोल रहे हो तो फ्रंट पर, हमारे साथ फ्रंट पर कौन आएगा जी? भाई हमारे साथ फ्रंट पर कौन आएगा? पूरा उसी बात पर आते हैं। हाँ, जितनी ऊर्जा आप में है, हाँ, जितनी सेवा भावना आप में है, हाँ, जो करने की क्षमता हाँ, है, शायद सरकार आपके साथ सौतेला व्यवहार कर। अरे मेरे साथ उसको लेके क्या? अरे फिर आप जो कर रहे हैं ना, वो बात बोलेंगे। देखिए आप, आम जनता में अरे इस बात को सुनिए, लेके आपकी सोच है, लेकिन मैं बता दूं, आम जनता की सोच है, आपके सुन- समर्थकों की सोच अरे है। सोचिए, मैं बता रहा हूँ, तो जो हमारे समर्थक सोचते हैं ना, उनको हम समझाएंगे कि मेरे साथ सौतेला व्यवहार क्या करेगा कोई। देखिए भाई, मैंने बताया ना कि भाई ये भी जो मेरा रोल है, साधारण रोल है क्या, कि मैं पूरे बिहार में जा रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। आखिर मैंने बताया ना कि बिहार में चुनौती कितनी है, तो हम पटना में रह के दिल्ली में रह करके सब समझ लेंगे क्या? जब आप जाइएगा, नीचे लोगों से बातचीत करिएगा, समझिएगा। हम नेशनल लेवल पर भी समझते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी समझते हैं, लेकिन साथ साथ गांव लेवल भी समझना बहुत जरूरी है। भाई हमने कहा ना कि विकसित राष्ट्र का संकल्प है, तो जब तक गांव विकसित नहीं होंगे, जो संकल्प में भी है, तो कैसे होगा? तो पता होगा नहीं गांव में क्या समस्या है, कि हम भी बिना घूमे दिल्ली में बोलने के अरे सर ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। जब आप नीचे जाते हैं, जब देखते हैं, तो आपको समझ में आता है। और देखिए राजनीति में भी जमीन से आपको पता होना चाहिए, और फिर अगर ऊपर जो चीज़ है उसको नीचे बताना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हमेशा ऊपर में रहिए, जमीन से कटे रहिए। तो इसे देखिए मेरे साथ क्या सौतेला व्यवहार है, मेरे साथ कौन सौतेला व्यवहार करेगा जी? आपसे डरते हैं। अरे हमसे क्या के लिए डरेगा भाई? डरना है सिर्फ भगवान से डरिए। चलिए बहुत हो गया। बिहार में जो विधानसभा का इलेक्शन होना है, आपको क्या लगता है, आपके आंकड़े या फिर आपका जो राजनीतिक तजुर्बा है वो क्या बताता है कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी? क्या इस बार बीजेपी उभर करके सामने आएगी फ्रंट पे, या फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? देखिए जो आप ये बोल रहे हैं ना, ये सब अभी कयास है, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, यहाँ भी एनडीए की सरकार है। और जब एनडीए की सरकार है, एनडीए में कितनी पार्टियाँ भी बिहार में, सब लोग साथ मिल करके लड़ेंगे और निश्चित रूप से फिर यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी। एक बार फिर से नीतीश कुमार ही होंगे? ये हम कैसे कर सकते हैं जी? सर एक सवाल और। हाँ, आपने कहा कयास है, लेकिन आप जिस तरह की स्थितियां बनी, जिस तरह की परिस्थितियां बनी, मुख्यमंत्री बनते बनते चुक गए, क्या ऐसी संभावनाएं हैं आने वाले भविष्य में? मैं कहाँ मुख्यमंत्री बन रहा था आरसीपी कभी? सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते अरे हैं? सुनिए, देखिए मैं बता दूं आपको, मैंने बताया ना कि मैं, देखिए मैं 42 साल से पब्लिक लाइफ में हूँ, और मैं बता दूं आपको कि मैं गवर्नमेंट जॉब में भी रहा, मैं एमपी भी रहा और केंद्र में मंत्री भी रहा।
तो व्यक्तिगत रूप से बताइए कितने लोग इतनी उपलब्धियां हो पाती हैं। तो मैं तो भगवान को प्रति शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी उपलब्धि हुई। अब बाकी अगर जिम्मेवारी कोई मिलेगी तो भाई अपनी क्षमता जो होती है उसको लगाना चाहिए। और ये कौन कह सकता है कि आगे अब क्या बनिएगा, ये तो कयास लोग लगाता है जी। उम्मीदें हैं, दुनिया उम्मीद पर ही तो कायम है जी। अच्छा सर, वहाँ थे तो आपका कद और पद दोनों बड़ा था, यहाँ आने के बाद कोई अरे मेरा कद अरे 5 हाँ। फीट 4 इंच वहाँ भी था, अभी 5 फीट 4 इंच हमें कर, समझे ना। राजनीतिक कद की बात है। अरे तो राजनीतिक कद सुन लो बाबू, अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। राजनीतिक कद एक दिन में नहीं सर। और एक दिन आप सब पद पर नहीं रहते, ये जरा ले उसे कद नहीं छोटा हो जाता। नहीं, चूंकि कद आपके सुन लो, कद अरे कद आपके लोगों की उम्मीद कद आपके विचार से होता है, ये जरा समझो। बिहार में सर बेरोजगारी है, बेरोजगारी को क्या करेंगे सर? आप बहुत लेट आए ना, मैं तो बेरोजगारी पर चर्चा कर रहा था यार। एक अंतिम सवाल होता हाँ। है, आप विभिन्न पदों पर रहे, हम्म। नौकरशाह रहे, वरिष्ठ नौकरशाह रहे, राजनीति में आए, हम्म। दोनों में अंतर? देखिए मुझे इसलिए नहीं अंतर लगा कि मैं बता दूं आपको भी हंसीएगा, क्योंकि मैं जब गवर्नमेंट जॉब में था तो मेरी तैनाती ऐसी थी ना, तो वहाँ भी मैं सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लोगों से डील करता था। कहिए कैसे? उत्तर प्रदेश में मैं 3 साल तक जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट था। वहाँ मेरा काम था IAS PCS अफसरों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, और मेरा सीधे मुख्यमंत्री से, चाहे वो उस ज़माने में मुलायम सिंह यादव होते थे, कल्याण सिंह साहब होते थे, नारायण दत्त तिवारी उसके पहले होते थे, प्रेसिडेंट रूल। तो देखिए वहाँ हमसे हमारा किससे इंटरेक्शन होता था? जितने उत्तर प्रदेश के उसमें 405 विधायक होते थे, 85 सांसद होते थे, सब आते थे अपने उसके, मेरा जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैं 4 जिले में कलेक्टर रहा। देखिए कोई कलेक्टर माने या ना माने मैं बता दूँ, लेकिन कलेक्टर का सबसे बड़ा काम होता है वो राजनीतिक काम होता है। कहिएगा कैसे साहब आप क्या बात बोल रहे हैं? कलेक्टर का काम तो विकास करना होता है, लेकिन सबसे बड़ा रोल कलेक्टर का होता है पॉलिटिकल होता है। आज ने देखिए गवर्नमेंट ने नियम कर दिया कि सब गाँव को पक्की सड़क जोड़ना। पहले क्या होता था, हम लोग के टाइम में सड़कें लिमिटेड आती थी। अब आए हमारे सामने विधायक बोले कि सर इस गांव में सड़क बना दीजिए। हमारा निर्णय हुआ कि इसको बना दीजिए, कितना बड़ा पॉलिटिकल उसको हुआ। तो देखिए हम 4 जिले में कलेक्टर रहे, तो कलेक्टर का काम तो शुद्ध पॉलिटिकल है। दिन भर जितने हम एक जिले में हमारे 14 MLA होते थे। फिर आप चलिए, उसके बाद मैं चला गया दिल्ली। दिल्ली में मैं क्या था, मैं उस समय के जो कैबिनेट मिनिस्टर थे बेनी प्रसाद वर्मा जी, उनका मैं PS का क्या काम है, पूरा मंत्रालय मंत्री की तरफ से आप सभी काम करते देखना हैं। उसके बाद आ गए नीतीश बाबू, इनके साथ में उनका PS रहा उतने साल तक। फिर देखिए बिहार में मुख्यमंत्री बने तो फिर इनका मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा। तो अगर आप सरकार में भी हमारी पोस्टिंग को देखिएगा ना, तो हमारी सारी पोस्टिंग संजोग का ये, वो सारी ऐसी पोस्टिंग थी जिससे हमारा जो इंटरफेस था ना, वो सिर्फ और सिर्फ नेताओं से ही होता था या अफसरों से होता था। और फिर मैं 2010 में तो मैं राज्यसभा में चला गया। इसलिए हमको जो आप ये बात बहुत लोग हमसे करते हैं, तो हमको इसका एहसास नहीं हो पाया ना, एहसास नहीं हुआ। अब बताइए, मैं शुरू से ही साहब, मैं 4 साल की नौकरी से सीधे मुख्यमंत्री से बात करता था, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग सब वही करते थे। उसके बाद वैसे ही सीन बनता रहा, तो हमको इसलिए हमको एहसास नहीं हुआ। बहुत लोग हमसे पूछते हैं और बहुत लोग ये समझते हैं कि बना रहा है, लेकिन मैं तो आपको बता दिया कि मेरी पोस्टिंग ऐसी रही कि उसमें आप जानते हैं। सर गेरुआ वस्त्र संकेत क्या है? गेरुआ वस्त्र नहीं है ये। देखिए ऐसा है ना कि कुर्ता आजकल देखिए हम ज़्यादा उजला पहनते हैं, आप देखते हो, लेकिन अभी जितना माला हमको पहनाता है ना लोग, तो सबसे ज़्यादा गंदा होता है। तो मैंने बरसात में जानबूझ के मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा कलरफुल रखने। जनरली आप देखते हो मैं वाइट पहनता हूँ। अच्छा सर, आप प्रशासनिक अनुभव बहुत ज़्यादा है आपके पास, तो क्या लग रहा है बिहार में विगत कुछ वर्षों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है? ये गलत है, ये गलत है। देखिए एक बार जरा समझा, बिहार की आबादी कितनी है समझे ना। और देखिए मेन चीज़ को जरा समझा करिए, जहाँ अपराधियों को संरक्षण को सरकार का मिलता है ना, वहाँ बहुत घटनाएं घटती हैं। यहाँ आप जानते हैं जी कि चाहे केंद्र सरकार या राज्य की सरकार, क्राइम पर 0 टॉलरेंस है। एक उदाहरण को दे सकता है जहाँ नीतीश बाबू ने किसी अपराधी को बचाया नहीं है। अपराधी गिरफ्तार भी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो। अरे सुन लीजिए, ये आपको लगता होगा गिरफ्तारी भी होती। हाँ एक बात मैंने कल भी कहा था और मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ कि मैं पहले 2005 से 10 में जिस प्रकार से स्पीडी ट्रायल करा करके उनको सजा दिलाया जाता था, उस मॉडल पर जरा फिर से मजबूती से काम करने की आवश्यकता है। सर खौफ निकल गया है अपराध। अरे कैसे निकलेगा खौफ?
कभी नहीं निकले, कभी नहीं निकलेगा। उनको पता है। अरे देखिए मैं बता दूं। हाँ एक मिनट हाँ चलिए, हो गया आपकी बात, चलिए ना। वर्तमान बिहार की भविष्य को कैसे देखते हैं? वर्तमान बिहार की भविष्य को और आने वाले भविष्य को? मैंने बता दिया आपको कि देखिए मैं तो बहुत ही सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ, समझे ना। और आप, मैंने बताया कि जब हमको 2047 में विकसित बिहार बनाना है तो भाई हमारी जो आज की प्रति व्यक्ति आय जब 55,000 है और इसको हमको 15 लाख करना है तो बहुत बड़ा चैलेंज है। और बिहार इस चैलेंज को इसलिए मीट कर सकता है कि देखिए हमारे पास ताकत है, हमेशा देखना चाहिए। इतनी अच्छी उपजाऊ ज़मीन किसी के पास देश में नहीं, मैं बता दूं किसी को। इतना अच्छा पानी किसी के पास नहीं, इतना अच्छा जो हमारा जो जलवायु है कहीं का नहीं। और सबसे बड़ी बात जो बता दें आपको, इतना बढ़िया जिसको मानव संसाधन वो किसी के पास नहीं। हमारे पास देखिए क्या है, हमारे पास बहुत अच्छा मानव संसाधन है। हमारे पास इतना बड़ा अपना 14 करोड़ के लोग हैं, इतना बड़ा मार्केट है। हमारे पास कमी जिस चीज़ की है वो है पूंजी, कैपिटल की हमारी कमी है, जिस चलते हमारे पास जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, लगना चाहिए, उसमें आती है बाधाएं आती हैं। तो देखिए हम लोगों का क्या प्रयास होगा हमारे तरह के व्यक्ति को कि भाई कोई भी राज्य विकास करता है तो केंद्र सरकार तो मदद करती है, साथ साथ जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो रिजर्व बैंक हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, सबका उसमें इन्वॉल्वमेंट है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि बिहार में एक बात की आप सब लोगों की चिंता सताते रहती है कि बिहार कैसे सब आगे बढ़ेगा, इसके पास तो कोई खनिज पदार्थ ही नहीं है, माइंस मिनरल्स नहीं है, लोग बोलते हैं। मैं तो चूँकि 1 ही साल तक मिनिस्टर था केंद्र में और मेरे पास NMDC था, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मैंने पूरा का पूरा सर्वे कराया था। और अगर अब तक हम रहे होते ना तो मैं बता दूं बिहार में क्या क्या है, जानिए आप लोग, तो आपका भी मन मुत बढ़ेगा। बिहार अकेला प्रांत है देश में जी जिसके पास सोना के एक नहीं दो बहुत बड़े रिजर्व हैं। एक हमारे जो हमारा ये जो समझिए नवादा और गया के बॉर्डर पर है, समझे ना। और दूसरा जो हमारा है जम्मू में सोनों के पास, देश में कहीं नहीं है इतना बड़ा। और मैंने ये मुख्यमंत्री जी को भी उसमें बताया था कि भाई इस पर काम अगर किया जाएगा तो आगे आने वाले समय में अगर सोना का कहीं पर है तो बिहार में नंबर 1। नंबर 2 आगे जितनी टेक्नोलॉजी IT की बात कर रहे हैं, सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, जितना भी आजकल कंज्यूमर गुड्स है उसमें जो होता है रेयर अर्थ, इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। और वो सबसे ज़्यादा अगर आप देखिएगा तो गया से लेकर करके हमारा पूरा का पूरा जमुई तक सबसे ज़्यादा देश बक रहे हैं। उतना ही नहीं, जो आप देखते हैं जमुई का पहाड़ सबसे अच्छे क्वालिटी का ग्रेनाइट है। बहुत सारे ऐसे मिनरल रिसोर्सेज हैं रेयर जो और कहीं नहीं है, वो बिहार में है। तो देखिए समय और काल का बड़ा फर्क होता है। बिहार सत्ता का केंद्र था, सत्ता ऐसे नहीं चलती थी। हमारा शासन पेशावर से लेकर कंबोडिया तक इसलिए नहीं था, हम लोग भिखमंगे कोई थे, हमारे पास संसाधन था। वो समय का आगे आने वाले समय में बता रहा हूँ कि ये तीनों चारों जगहों पर जो है, क्योंकि इसका सबका सर्वे हो चुका है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है, सब विभाग इससे को पता है। आगे आने वाले समय में देखिएगा कि ये बिहार में जो हमारा मिनरल रिसोर्सेज जो जिसकी आवश्यकता आगे विकास के लिए होगी, सबसे ज़्यादा वो बिहार में। इसलिए मेरे ऐसे व्यक्ति को जब आपने पूछा तो मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। और जिसको मैं तो बताया कि मैं सकारात्मक सोच का हूँ। इतनी सारी चीज़ें हमारे पास है, इतने अच्छे हमारे माइंड्स होंगे, हमारे, मैंने बताया कितनी बड़ी हमारे मानव संसाधन है, तो भविष्य किसका होगा? भविष्य बिहार का ही होगा। सिवान आना जाना जारी रहेगा तमाम बिहार में। आपको मैं बता दूं, देखिए मैं घूमा इसलिए कि लोगों को पता चल जाए बिहार में कि नहीं मैं घर में नहीं बैठा हूं और मैं घूमने लगा हूं। तो मैं आते जाते रहूंगा और सब जगह मैं कार्यक्रम करूँगा।